चैनल सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस। तो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने अभी तक पढ़ा है कि भारत में जो है यूरोपियों का आगमन कैसे होता है, क्यों होता है, और सबसे पहले जो भारत यूरोपीय कंपनियां थी वो कौन सी कंपनियां थी जो भारत आती है, और सबसे अंतिम में जो यूरोपीय कंपनियां वो कौन है जो भारत आती है। तो भारत में जो है वो बहुत सारी कंपनियां जो है यूरोपीय कंपनियां जो भारत आती हैं, तो उनमें सबसे पहला जो वो यूरोपीय कंपनी था वह था पुर्तगाली, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। और इसमें जो मुख्य आदमी था, जो पहला आदमी था वो था वास्को डी गामा, 1498 में जो भारत में समुद्री मार्ग के रास्ते से भारत आया था। और दूसरा जो कंपनी था यूरोपीय कंपनी वो थी डच कंपनी, जो कि 1595 ईस्वी में भारत आती है। फिर उसके बाद आती है अंग्रेज, जो कि 1600 ईस्वी में भारत आती है। और फिर आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 ईस्वी में भारत आती है। फिर उसके बाद आती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो थी 1664 ईस्वी में भारत आती है। फिर सबसे लास्ट में जो कंपनी आती है वो आती है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश ये भारत आते हैं। और ये किस उद्देश्य से आते हैं, तो ये भी भारत में जो है व्यापार के उद्देश्य से भारत आते हैं। लेकिन वो कुछ कंपनियां जो है वो भारत रह जाती है और कुछ कंपनियां जो है वो पुनः वापस यूरोप चली जाती है। तो यहाँ पे जो है सभी कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से ही आती हैं, लेकिन उसमें जो कंपनी जो होती है वो जो यहाँ रह जाती है, यहाँ के होके रह जाती है, वो थी अंग्रेज, जो कि काफ़ी शक्तिशाली थी। और स्वीडन के टाइम में जो भी कंपनियां थी, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच, ये काफ़ी शक्तिशाली कंपनियां थी जो कि भारत में रहती हैं। और उस टाइम जब अंग्रेज आए, उस टाइम जो है भारत को जो है एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत जैसे देश को उस टाइम सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यहाँ पे जो है वो इसे कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो थी वो कृषि काफी अधिक होती थी। और इसे कृषि प्रधान देश इसीलिए नाम दिया जाता था क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पे कृषि संभव थी और वो कृषि होती भी थी। और भारत के जो लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर रहते थे। तो चलिए देखते हैं हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो था, उसमें जो है वो यही देखा हमने कि भारत में जो है वो यूरोपीय कंपनियां जो तो व्यापार के उद्देश्य से भारत आती है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं भारत में स्वीडन यानी कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। यह भी भारत में और यूरोपियों की भांति व्यापार के उद्देश्य से भारत आते हैं और यहाँ जो है वो अपनी कोठियाँ स्थापित भी करते हैं। यूरोप में जो है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी में समुद्री व्यापार काफी जो है वो तेजी से बढ़ रहा था। भारत और चीन से जो है मसाले, चीनी, मसाले, चाय, कॉफी, रेशम, कपड़े जो और जो थे वो चीनी मिट्टी के बर्तन जो थे काफी महंगे मिलते थे। और यहाँ जो भारत में जो है इनकी खेती भारत और चीन में काफ़ी मतलब इसका जो है वो भारत में और चीन में जो सस्ते दामों में मिला करता था, जो कि यूरोप में काफ़ी महंगे मिलते थे। तो ये भी उन्हीं लोगों की भांति भारत और चाइना में आते हैं। सबसे पहले वो भारत आते हैं और यहाँ से जो है वो सस्ते माल खरीद कर जो है यूरोप में ले जाकर महंगे दामों में बेचते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा जो है अधिक मिलता था। फिर स्वीडिश जो है वो कहाँ जाती है, तो 1731 ईस्वी में जो है एक कंपनी स्थापित करती है। और जो कंपनी स्थापित करती है वो किस नाम से, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो यह एक कंपनी कहलाती है। इसका जो मुख्य केंद्र होता है वो किसको बनाती है, या तो इसका जो मुख्य केंद्र था वो था गोटेनबर्ग, और जो कि स्वीडन में है। और इसके खोलने का जो मुख्य उद्देश्य था यानी मुख्य जो कारण था वो यह था कि ये भारत और चीन से जो व्यापार करके यूरोप से मुनाफा कमाएंगे। मतलब ये भारत
और चाइना में जो भारत के सामान है वो चाइना में ले जाके बेचेंगे और चाइना के सामान ले जाकर यूरोप में बेचेंगे, और जो यूरोप में बेचेंगे वहाँ वो उस अपने मुनाफे को इकट्ठा करके रखेंगे, जिससे उन्हें ये पता चलता रहे कि यहाँ सस्ते दामों पे खरीदे गए माल को वो यूरोप यानी क्षेत्रों में बेचते हैं, जिससे उन्हें कितना अधिक मुनाफा मिलता है। तो भारत में ये 1733 ईस्वी के आसपास स्वीडिश जहाज जो है वो स्वीडिश जहाज जो है वो भारत पहुंचता है। उन्होंने मुख्य रूप से यह कहाँ पे ये करता है, तो सूरत यानी गुजरात में, बंगाल और कोरमंडल तट पर। यह कोरमंडल तट यानी कि तमिलनाडु जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में व्यापार किया, मतलब क्षेत्र में आता है, और वहीं से ये अपना व्यापार करते हैं। फिर उन्होंने भारत से जो है वो क्या करते हैं, तो भारत से कौन कौन से माल उठाते हैं, तो वो कपास उठाते हैं, रेशम उठाते हैं, नील उठाते हैं, और मसाले जो कि मसाले जो होते हैं, और मसालों में क्या किया, वही दालचीनी, लौंग, जायफल और काली मिर्च, यही सब का व्यापार करते हैं। और वो क्या करते हैं, और फिर एक और जो माल उठाते हैं वो अफीम होता है। तो यहाँ से ये सब मालों को वो ले जाकर चीन में बेचते हैं, और चीन से जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों को भी लेते हैं और फिर इसे वापस यूरोप में ले जाकर महंगे दामों पर बेचते हैं। तो यही इनका जो है वो साइकिल था कि यहाँ से माल वहाँ उठाकर बेचेंगे और वहाँ के ले जाकर वहाँ बेचेंगे। तो इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो केवल व्यापार था। वो राजनीति के क्षेत्र में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार, उनके मन में जो था वो क्या था, वो व्यापार के प्रति वो लालच था। उन्होंने यही देखा था कि वो पुर्तगाली भी यहाँ आए और यहाँ से सस्ते माल खरीद वहाँ बेचे, जिससे उसे अधिक मुनाफा मिलता। फिर डच भी यही प्रोसेस को अपनाए, उसके बाद अंग्रेज भी वही उसी प्रोसेस को अपनाए। लेकिन अंग्रेज जो है व्यापार के साथ साथ वो यहाँ के राजनीति में भी उतर पड़े और यहाँ के शासक बन बैठे। और फिर वही कार्य जो है वो डेनिस ने भी किया, लेकिन डेनिस जो है अपनी सत्ता यहाँ स्थापित नहीं कर पाई, जिसके कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। और फ्रांसीसी थे जो कि अभी तक अपनी पकड़ बनाए हुए थे। और वो क्या कहते हैं, स्वीडन जो था वो भारत में जो है वो भारत में जो है केवल व्यापार के उद्देश्य से आया था, और वो यहाँ पे ना तो बड़ा किला बना पाया और ना ही वो भारत की राजनीति में कोई दखल दे पाया। वे पूरी तरह से भारत में केवल एक व्यापारी बनकर आए थे और यहाँ से जो है वो केवल लाभ कमाने आए थे। तो इस तरह से भारत में वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ के उद्देश्य से आए। और वो यहाँ देखिए कि यहाँ पे तो एक पहले से ही कंपटीशन चल रहा था, वो अंग्रेज और डच और फ्रांसीसी इन तीनों के आपस में ही वो कंपटीशन खेल रहे थे। तो उसी भावना से जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्वीडिश जो कंपनी थी वो भी अपने आप को उसमें शामिल की, लेकिन वह अपनी सत्ता यहाँ बना नहीं पाई और वह धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। 1813 आते आते जो थे वो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे बंद होना शुरू कर दी। और इससे यह पता चला कि वो भारत जो है वो व्यापार का केंद्र है। भारत ही एक ऐसा देश था जहाँ संसाधन, व्यापार और संसाधन दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो कि दुनिया का हर एक कोना यहाँ खींचा चला आता था। मतलब कि जो भारत जो है वो व्यापार और संसाधन दोनों में आगे था, और इसी कारण से जो है सारे देश जो है वो धीरे धीरे भारत में खींचे चले आ रहे थे व्यापार के उद्देश्य से। तो चलिए पढ़ते हैं हम भारत में जो है वो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन तो कैसे होता है। भारत में जो है स्वीडिश का आगमन कैसे होता है, तो भारत में जो है वो स्वीडिश का आगमन जो है यानी कि उस व्यापारी का जो आगमन है वो 17वीं शताब्दी में हुआ होता है। और भारत में जो स्वीडिश का आगमन जो है मुख्य रूप से हमने पहले ही बताया था व्यापारिक कारण से हुआ था, मतलब कि वो व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। फिर वे यूरोप के लगभग सभी समुद्री राष्ट्र, मतलब कि जो सब यूरोप के जो कंपनियां थी अन्य
ये वो कौन कौन सी थी? तो सबसे पहला जो था वो पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, ये सभी 5 जो कंपनियां थी वो भारत में पहले ही शामिल हो चुकी थी। और इसी बीच शामिल होना था किसको? तो स्वीडिश को, यानी कि स्वीडन को। यह 16वीं से 17वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ने जो एशिया में अपनी जो महत्वपूर्ण पकड़ बना रखी थी, और इससे वो क्या किए हुए, काफ़ी अधिक मात्रा में वो जो है वो लाभ कमाते हैं। और लाभ के कारण ही यह स्वीडन भी जो है वो एशिया से वो क्या करता है, तो मसाले और रेशम, कपड़ा, ये सभी जो है व्यापार जो करता था उसका वो हिस्सा बना लेता है इन सबको। और जो है स्वीडिश के जो है भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या क्या था? तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। दूसरा था यहाँ से व्यापार करने के बाद उससे उसी व्यापार से वो लाभ कमाना चाहता था। फिर तीसरा जो था वो था यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, यानी कि यूरोपीय कंपनियां जो थी यहाँ पे जो कंपटीशन एक तरह से कहा जाए तो खेल रही थी, उसमें वह शामिल होना चाहता था ताकि उसका भी नाम इस लिस्ट में आए, और वो ऐसा ही किया। तो सबसे पहला जो था वो क्या था? तो सबसे पहला जो था वो था व्यापार, दूसरा था लाभ कमाना, तीसरा था जो कंपटीशन में शामिल होना। तो पहला जो था वो व्यापार करना था। तो भारत से जो है वो कपास, रेशम, नील, मसाले और अफीम लेना चाहता था। इन वस्तुओं को वो चीन में ले जाकर बेचकर वहां से चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदता था, और खरीदने के बाद उसे यूरोप में ले जाकर बेचा करता था। फिर दूसरा जो था वो था ये जो व्यापार जो करता था उससे उसको लाभ कमाना और वो मुनाफा चाहता था। तो भारत में जो भारतीय वस्त्र और मसालों की जो थी भारी मांग थी, मतलब भारत में जो थे वो कपड़े और मसाले, ये दोनों का ज्यादा मांग था। इसी मांग को पूरा कर वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। तीसरा आता है यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, यानी कि यूरोपीय ये कंपनियां जो थी उसमें शामिल होना चाहता था। जैसे कि वो कौन कौन सी कंपनियां थी? तो डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, जो पहले से ही भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे और वो यहाँ पे व्यापार कर भी रहे थे। स्वीडन जो था इसी कंपटीशन में वो हिस्सा लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करना चाहता था। तो इसमें था कि इसका मेन पॉइंट जो है वो बीबीआई है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो स्वीडिश है उसके आने का जो मुख्य कारण था वो क्या था, यानी कि मुख्य उद्देश्य उसका क्या था और वो यहाँ से क्या करना चाहता था। तो मुख्य उद्देश्य था उसका व्यापार करना था, और व्यापार के बाद उससे वो लाभ कमाना चाहता था। लेकिन अगर ये भी आया है क्या वो सत्ता स्थापित करना चाहता था, तो नहीं, वो राजनीति में सत्ता स्थापित करना नहीं चाहता था, और ना ही वो अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता। वह सिर्फ और सिर्फ व्यापार करके उससे लाभ कमाना चाहता था। जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमने पहले ही बताया था कि 1731 ईस्वी में जो गोटेनबर्ग था, या गोटेन लिखा गया है, यहाँ होगा गोटेनबर्ग, गोटेनबर्ग जो थी वो कहाँ है? तो स्वीडन में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जो इस कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था भारत, चीन और एशिया के अन्य हिस्सों से जो वो व्यापार करते थे उसी को स्थापित करना, यानी कि व्यापार के उद्देश्य। और वो व्यापार कहाँ से का था? तो भारत, चीन और एशिया के अन्य क्षेत्रों से। स्वीडिश का जो भारत में प्रवेश होता है वो कैसे होता है? तो 1733 ईस्वी में जो है 1733 ईस्वी के आसपास जो है स्वीडिश जहाज पहली बार जो है भारत में आती है। और भारत में आती है तो कहाँ पे? तो पश्चिमी तट पे। तो किस क्षेत्र के पश्चिमी तट पे? तो सूरत, यानी कि जो है वो सूरत के कोरमंडल तट और बंगाल पहुंचती है। तो उन्होंने यहाँ से जो किस चीज का व्यापार करना शुरू करता है? तो वो कपास का, फिर रेशम का, फिर मसाले, नील, अफीम,
इन्हीं सभी का व्यापार करना शुरू करता है। लेकिन उसका जो मुख्य केंद्र जो था वो चीन हो जाता है। भारत केवल एक सहायक व्यापारिक ठिकाना होता है, जो है वो भारत क्या होता है उसका, तो एक सहायक मतलब कि हेल्पिंग जो है वो प्लेस हो जाता है। हेल्पिंग पे मतलब उसका जो सहायक वो ठिकाना होता है, वो क्या होता है, तो व्यापारिक ठिकाना। वो व्यापार जो करते थे वो उसे यहाँ पे लाते और यहाँ से जो है मेन जो है वो भारत हो चुका था। और भारत में जो है स्वीडिश की जो गतिविधियां थी वो क्या क्या कैसे थी, तो स्वीडिश जो है वो स्वीडिश व्यापारी जो है भारत में ब्रिटिश और डच की अनुमति से व्यापार करने आते हैं। मतलब ये किसी की परमिशन लेकर ये भारत आते हैं, तो ये जो है वो परमिशन लेके आते हैं किससे, तो डच से और ब्रिटिश से। ये दोनों जो है अंग्रेज और ये डच जो है वो इनको परमिशन देते हैं और स्वीडिश जो है इसे परमिशन लेकर ही भारत आता है। यह यहाँ पे कोई बड़ा किला, बस्ती या राजनीतिक केंद्र स्थापित नहीं कर पाया। और भारत से जो इसको मिले वस्त्र थे, जो इसको वस्त्र, कपास और अफीम जो मिले थे, मतलब व्यापार किया उससे मिले, और वो उसे ले जाकर कहाँ रखता है, तो वो वहाँ चीन में ले जाकर वहाँ से इसके बदले में वो चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो इसको यूरोप भेजता था। भारत और स्वीडन का संबंध जो था वो भारत में स्वीडन जो है भारत के वर्तमान में आगमन इसका होता है। उसके बाद 20वीं शताब्दी के मध्य में राजनयिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के रूप में होता है। फिर वो पहला जो राजनयिक संबंध क्या है, तो भारत को जो है स्वतंत्रता मिलने के बाद, मतलब भारत जो स्वतंत्र हुआ वो कब हुआ था, तो 1947 में। उसके ठीक एक साल के बाद जो है 1948 में जो दोनों देश के बीच जो है औपचारिक रूप से जो राजनयिक संबंध थे वो स्थापित हो चुके थे, यानी कि संबंध वो दोनों देश आपस में बना चुके थे। फिर उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, तो आज जो स्वीडन एक प्रमुख निवेशक है, मतलब आज जो है स्वीडन एक निवेशक है। वो बहुत सारी यहाँ पे कंपनियां स्थापित कर चुका है। तो उसमें जो है वो कंपनियां कौन कौन सी है, तो वॉल्वो कंपनी, एरिक्सन कंपनी, एसकेएफ कंपनी और एबीबी कंपनी। फिर आइकिया कंपनी जैसी मतलब 250 से अधिक जो कंपनियां हैं, स्वीडिश कंपनियां, वो भारत में कार्य करती है, मतलब भारत के लिए कार्य करती है। यानी कि मेक इन इंडिया की पहल में जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। किसका, तो स्वीडन का। फिर आता है राजनीतिक क्षेत्र। तो राजनीतिक क्षेत्र जो है वो क्या क्या है, तो मुख्य रूप से जो है इसका राजनीतिक क्षेत्र क्या है, नवाचार यानी कि इनोवेशन, स्मार्ट सिटीज, दूरसंचार, रक्षा उत्पादन और टिकाऊ विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ही यह केंद्रित रहता है। स्वीडिश का तरीका और उसका जो मुख्य कारण था वो क्या क्या था, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में स्थायी अस्तित्व न हो पाने के कारण उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था। मतलब कि वो अस्तित्व जो है वो अस्थायी रूप से था, स्थायी नहीं था। और उसमें क्या है, तो कंपनी का गठन, वो जो सबसे पहला जो उसका मुख्य कारण था वो क्या था, कंपनी का गठन। दूसरा था विदेशी पूंजी पर निर्भरता, वो विदेशी पूंजी पर ज्यादा ही निर्भर रहता था। जैसे कि कंपनी का गठन में था, कंपनी का गठन जो है स्वीडन जो कहाँ पे बनाया था, तो गोटेनबर्ग में, जो एक शाही अधिकार के पत्र पर, यानी कि जो शाही अधिकार जो किससे मिले थे उसे, तो वो जो था हमने पढ़ा है कि वो ब्रिटिश और डच थे जिसकी परमिशन से वो भारत आया था। फिर आता है विदेशी पूंजी पर निर्भरता, वो क्या था, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रारंभिक पूंजी जो कि विशेषज्ञता के लिए काफी हद तक विदेशी यानी खासकर स्कॉटिश निवेश और ज्ञान पर जो है ना वो निर्भर थी। किस पे निर्भर थी, तो काफी हद तक वो निवेश और ज्ञान पर थी, जिसने उसकी संप्रभु
शक्ति को कमजोर कर दिया, जिसने उसकी सारी शक्तियां जो थी वो कमजोर कर दी और इसे भारत से जाने पर मजबूर कर दिया। और जो है भारत में इसका जो इसकी कंपनी का जो विफल होने का कारण था वो क्या था, तो परंगीपेटई की घटना, यानी कि परंगीपेटई की घटना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 1733 ईस्वी में। जो कंपनी ने पोर्टो नोवो में एक फैक्ट्री स्थापित करने का मतलब कि जो पेरंगीपेटई की जो घटना हुई उसके बाद उसमें जो कंपनी थी वो पोर्टो नोवो तो वो एक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास करती है, तो यह एक अवैध रूप से मानी जाती है। तो अन्य शक्तियों का जो उस टाइम और विफल होने का जो कारण था वो एक और था, अन्य शक्तियों का विरोध। भारत में पहले से स्थापित और मजबूत कंपनियां जो थी, यानी कि मजबूत शक्तियां जो थी वो ब्रिटिश और डच, फ्रांसीसी, ये पहले ही अपने आप को शक्तिशाली साबित कर चुके थे। इसके सामने जो थे स्वीडिश काफी छोटा अपने आप को महसूस करने लगा। ये जो थे वो किसी नई शक्ति को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने संयुक्त रूप से जो है वो स्वीडिश का विरोध किया और स्वीडिश कंपनी को जो है शीघ्र ही भारत को छोड़कर जाना पड़ा। और चीन पर जो है वो ध्यान केंद्रित करता है, तो वो क्या किया था, भारत पर ज्यादा ध्यान न देकर वो चीन पर ज्यादा ध्यान देता था, क्योंकि उसे भारत से कोई ये व्यापार सफल होते हुए नजर नहीं आया। और वो जो सफलता का मुख्य कारण जो बनने लगा वो था चीन, इसलिए वो धीरे धीरे भारत में अपनी कंपनियां ज्यादा शक्तिशाली न करके वो काफी कमजोर होता गया और धीरे धीरे उसकी कंपनियां जो थी वो बंद होती चली गई। अब भारत में जो है वो असफलता के बाद, भारत में जब वो असफल हुआ और उसे भारत को छोड़कर जाना पड़ा, तब उसने SOIC ने अपना ध्यान लगभग पूरी तरह से चीन के साथ व्यापार करने पर केंद्रित कर देता है, यानी कि वो उसके भारत को छोड़कर वो चीन पर ही अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करता है, जहां उसे अच्छी सफलता भी मिलती है। और भारत के लिए जो भेजी गई कुल 132 समुद्री यात्राओं में से एक कम यात्राएं वो सीधे भारत आती है। मतलब कि भारत से जो 132 समुद्री यात्राएं भेजी गई थी उसमें वह बहुत कम यात्राएं जो है वो सीधे भारत आती थी। फिर इसका मेन जो पॉइंट है वह है स्वीडन का आगमन एक मामूली और असफल औपनिवेशिक प्रयास का उदाहरण है, जो उस समय जो यूरोपीय कंपनियां जो थी वो कंपटीशन की भावना को अपने आप में एक कंपटीशन की भावना लाती है, या अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ जो है अपने आप को अपने आप से तुलना करते हैं और इसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं। मतलब अपने आप को एक वो कंपटीशन की भावना लाते हैं और एक दूसरे के बीच जो है वो तुलनात्मक भावना को भी उत्पन्न कर देते हैं। और फिर होता है स्वीडिश का पतन। तो स्वीडिश का जो पतन होता है वो कैसे होता है, तो भारत में जो है स्वीडिश शक्तियां जो है वो पतन का मुख्य कारण बन जाती है। और इसके पतन होने का मुख्य कारण यही था कि वो कभी भी एक प्रमुख उपनिवेशिक जो है शक्ति के रूप में स्थापित ही नहीं हो पाई। मतलब कि वो अपने आप को एक उपनिवेश के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में इसका अस्तित्व जो था वो काफी छोटा होता गया और सीमित होता गया। जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका मुख्य रूप से पतन होने लगा और भारत में शक्तिशाली यूरोपीय जो कंपनियां थी वो कंपटीशन में काफी मजबूत होती गई और मजबूत होने के कारण वो स्वीडन को अपने विरोध कर लिया। और स्वीडन जो है काफी कमजोर सैन्य नौसेना उसके पास थी और आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर होने लगा। और जो इसकी कंपनियां जो थी वो व्यापार के उद्देश्य से जो भारत आई थी, तो व्यापार जो है भारत में वो असफल होता है और फिर वह चीन और वह क्या करता है, स्वीडिश कंपनी वो अपने आप को वो
चीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित करने लगता है और चीन पे जो है अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, जिससे उसे सफलता भी मिलती है। और अंग्रेजों ने जहाँ मतलब ऐसे देखा जाए तो अंग्रेज जो थे वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे, क्योंकि वो भी आए थे भारत में वो ये व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन वो यहाँ पे यही देखते हैं कि सभी धर्म के जो हैं वो अपने सभी धर्म के लोग जो है वो अपने धर्म में ही अपने आप को राजा मानने लगते हैं, और यही सब देखते देखते वो उसकी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, और जिसके कारण वो क्या करते हैं कि भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, और वो व्यापार के साथ साथ वो यहाँ पे शासक बन बैठते हैं और भारत को है जो अपने अधीन कर लेते हैं और यहाँ पे शासन करने लगते हैं। और वही जो थे वो स्वीडिश सिर्फ और सिर्फ व्यापारी बनकर आए थे, और फिर वो अपने यहाँ पे असफल हो गए और उसके बाद वो भारत को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। इसलिए इतिहास में जो है वो स्वीडिश का नाम काफ़ी कम लिया जाता है, जो कि काफ़ी छोटा भी होता है, लेकिन उनकी उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत जो है वो विश्व में व्यापार का मुख्य केंद्र होता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो व्यापारिक केंद्र कहा जाता था। तो चलिए आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अगर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।